गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सार्थक गुप्ता। परिचित तो आप मुझसे होंगे ही। अब आज जो एक न्यू टॉपिक मैं आपका लेकर आया हूँ क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो अभी तक मैंने और भी कई आपको चैप्टर्स बताए हैं, समझाए हैं, और अब ये न्यू चैप्टर है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और पहले तो हम ये समझ लें कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का मतलब ही हमको समझ में आ रहा है कि भाई ये इंडस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है जहाँ पे कोई भी रॉ मटेरियल को हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और मार्केट में फिर हम लोग उसको बेचने के लिए सप्लाई करते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो, समझे ना। जैसे कि हम बात करें कॉटन ग्रो अप हुआ, पेड़ होते हैं उसके, तो ग्रोन अप हुआ, खेती हुई, एग्रीकल्चर हुआ, रॉ मटेरियल आया। तो अब क्या आप नॉर्मली लड़कों की अगर हम बात करें तो उनको कॉटन की शर्ट पहननी है तो क्या वो केवल कॉटन लपेट के या चिपका के जा सकते हैं? कहीं नहीं जा सकते हैं ना। हम लड़कियों की बात करें तो उनके लिए सिर्फ कॉटन जो रॉ मटेरियल का इतना यूज होगा कि नैन पॉलिश लगाए, इसको साफ कर लिया, बस बात खत्म हो गई। लेकिन जब तक इंडस्ट्रीज नहीं होगी तब तक कॉटन की शर्ट कैसे बनेगी, कपड़े उसके कैसे बनेंगे, कैसे पहनोगे आप, समझ रहे हो ना। तो जो भी एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, बनता है, रॉ मटेरियल पैदावार जो पैदा होता है, ग्रोन अप होता है, उस रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सब इंडस्ट्रीज में जाते हैं, इंडस्ट्री जो बनते हैं मैन्युफैक्चर होते हैं। तो उससे रिलेटेड ही आज आपका ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। किसी भी रॉ मटेरियल को एक मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देने को ही हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम रॉ मटेरियल टू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। यही आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है कि कोई भी जो आपका गुड्स है वो लार्ज क्वांटिटी में आप रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, मतलब थोड़े बहुत क्वांटिटी में नहीं, लार्ज क्वांटिटी में। भाई जब मशीन्स नहीं थी, मॉडर्न मशीन्स नहीं थी, जब चरखा चला के हम लोग कॉटन और खादी के जो कपड़े बनाया करते थे, बनते तब भी थे, यूज अमाउंट में नहीं, उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन जब इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, इंडस्ट्रीज बनी, इसके बाद क्या हुआ? क्वांटिटी में एकदम से बूस्ट आ गया, समझे ना। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम रॉ मटेरियल टू वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है। अच्छा, एक आपका टॉपिक और मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने इसमें लिखा नहीं, वो मैं आपको साइड में लिख के बताता हूँ। इकोनॉमी, ठीक है ना। तो ये कैसा सिस्टम है? सिस्टम्स दैट प्रोवाइड मीन्स टू वर्क एंड अर्न एंड लिविंग। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो आपको ये बताता है मीन्स टू वर्क, काम कैसे करा जाता है, और उसके बाद जो अर्निंग है वो कैसे इनकम की जाए। वही तो आपकी इकोनॉमी को और लाइफ स्टाइल को चेंज करेगा ना। तो ये सब किस पे डिपेंड है? तरक्की पे। और तरक्की कैसे मिल रही है? जब इंडस्ट्रीज ओपन हुई तब मिली। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ? जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स पढ़ाए तो उसमें अगर आपको याद हो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर पढ़ाया था। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है, मतलब इंडस्ट्रीज वाली हम बात हो रही, जहाँ रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में, फिनिश्ड गुड्स में जो कन्वर्ट करा जाता है, हम उसकी अब बात कर रहे हैं। पीपल एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इन द फिनिश्ड गुड्स। जो प्राइमरी मटेरियल मतलब जो एग्रीकल्चर वाला रॉ मटेरियल हुआ ना, उसको फिनिश्ड गुड्स, मतलब जो ये आप लोग इंडस्ट्री में कुछ भी बना दिया, जैसे कि वुड, लकड़ी है, एग्रीकल्चर हुआ, अब लकड़ी से फर्नीचर बनना और भी कई सारी चीज़ें बनती हैं। शुगर केन, गन्ने हुए, गन्ने के रस से शक्कर बनती है। तो शक्कर कहाँ बनेगी? इंडस्ट्री में तो बनेगी। तो पीपल क्या हुए? एम्प्लॉयड, उनको नौकरी मिली, काम मिला, जिससे उनकी जो बेरोजगारी का लेवल है कम हुआ, ग्राफ कम हुआ, लोग एम्प्लॉयड हुए, तरक्की की, बेनिफिट हुआ। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ नेशन इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब जो भी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है, नेशन की ताकत होती है, वो किस पे डिपेंड होती है? किसके डेवलपमेंट के थ्रू हम मेजर करते हैं? भाई
जो भी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है ऑफ द नेशन की वो डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे ही तो डिपेंड है। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, मार्केट में सप्लाई होगा, नई नई मशीन्स बनेगी, न्यू न्यू इन्वेंशंस होंगे, पैसा आएगा, तरक्की होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों और दिमाग चलेगा, इन्वेंशन होंगे, पैसा आएगा, देश तरक्की करेगा, राइज करेगा, जीडीपी हमारी स्ट्रांग होगी। आप देखो जर्मनी में क्या हुआ था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था जर्मनी पूरी तरीके से तबाह हो गया था, फिर हिटलर ने क्या इंडस्ट्रीज तो ओपन की थी जल्दी जल्दी, फिर से कितनी जल्दी रिकवर कर लिया। सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद जर्मनी आज देखो कितना हाई है, हमसे तो भी बहुत ज़्यादा आगे है। अमेरिका, चाइना, आप देखिए चाइना दुनिया की सबसे ज़्यादा राइज करने वाली इकोनॉमी है, क्योंकि वहाँ तो जगह जगह इंडस्ट्रीज हैं, घरों घरों में इंडस्ट्रीज बनी है। घरों घरों में मतलब का बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं, हर कोई अपना काम कर रहा है, सब टैलेंटेड है वहाँ तो, लगभग सभी इंजीनियर्स कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो पीपल्स हैं वो कुछ न्यू इन्वेंशन करना चाहते हैं ना, कर भी रहे हैं। हमारे इंडिया में अभी तक नहीं था, लेकिन अब ये धीमे धीमे हो रहा है। मोदी ने जब से ये बोला आत्मनिर्भर भारत, तो आप समझ रहे हो कि मेड इन इंडिया बनाना है, हमें खुद का अपना प्रोडक्ट बनाना है, यूज़ करना है, मार्केट में सप्लाई करना है, एक्सपोर्ट करना है, जिससे दूसरे कंट्रीज़ पे जो हम डिपेंडेंट है ना, उसकी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो और हमारा कंट्री राइज कर जाए। समझे ना? ये सब इसीलिए तो हो रहा है, देश की तरक्की के लिए तो हो रहा है। चाइना इस तरीके से तरक्की भी पाया, मिली उसको, आप देख सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंस की हम बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई भी देश हो, उसका अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो मैन्युफैक्चरिंग उसका बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी होती है ना ये जो पीछे, ये पूरी बॉडी को आपको खड़ा करती है। अगर यही टूट जाएगी तो फिर आप कभी जीवन में लाइफ में खड़े नहीं हो पाओगे, लेटे रहोगे बेड पे। समझ रहे हो ना? तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? एक बैकबोन है आपके इकोनॉमिक ग्रोथ का। अब ये क्या करता है? रिड्यूसिंग इंडिपेंडेंस। देखो कैसे इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी। अब आज ये आज़ादी को कैसे कम करता है? मतलब हमें कोई फॉरेन कंट्री हम पे नहीं अटैक करने वाला है, वो आज़ादी की बात नहीं हो रही है। मतलब एग्रीकल्चर पहले क्या था, आज के 40 साल पहले, 50 साल पहले टोटल हम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। लेकिन धीमे धीमे जब इंडस्ट्रीज बननी चालू हुई, कई सारे पीपल्स जिनके पास ज़मीन नहीं थी, जो बेरोजगार थे, कम ज़मीन थी, वो लोग इंडस्ट्री में काम करना चालू करा, रोजगार मिला ना। तो धीमे धीमे जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी थी, आज देखिए काफ़ी हद तक दूर हो गई। एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में आज भी अच्छा हो रहा है, कई लोग उसको करते हैं। आज भी 70 to 75% जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन दूसरे भी तो जो रोजगार के स्रोत थे वो बनने स्टार्ट हुए, इंडस्ट्रीज बनी, कंपनीज बनी, फैक्ट्रीज बनी, जहाँ लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, एम्प्लॉयड हुए। दूसरा क्या है? रिड्यूसिंग पॉवर्टी। जाहिर सी बात है, जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो गरीबी का जो स्तर है, पॉवर्टी का लेवल है, वो डाउन होगा ना। समझ आया नहीं आया? कोई डाउट हो तो कमेंट आप मुझे कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर्स आएंगे विदेशों में। जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे अपने माल को, तो डॉलर आएगा, पैसा आएगा। समझ रहे हो ना? डॉलर का मतलब जो हमारी जीडीपी है वो राइज करेगा, तो हमारा जो रुपया है ना, रुपया इंडियन रुपीज है, उसकी जो वैल्यू है वो हाई होगी। नेशनल प्रॉस्पेरिटी। अब जाहिर सी बात है, जब ये तीनों चीज़ें होंगी, रिड्यूसिंग इंडिपेंडेंस, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, फॉरेन एक्सचेंज, तो नेशनल प्रॉस्पेरिटी तो अपने आप बढ़ेगी। हमारा राष्ट्र तो प्रॉस्परस अपने आप ही होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होशियार तो हो तुम लोग। अब एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज मूव हैंड इन हैंड। मतलब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। एग्रीकल्चर होगा, रॉ मटेरियल आएगा, तभी तो इंडस्ट्री चलेगी। जब एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो इंडस्ट्री क्या खाक चलेगी, बंद हो जाएंगी। और इंडस्ट्री बंद हो गई तो जो रॉ मटेरियल है वो सड़ जाएगा, बेकार जाएगा, किस काम का है? समझ रहे हो ना? तो दोनों इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पे हैं। अब एमआई का मतलब यहाँ पर कोई हमारे गैजेट या मोबाइल फ़ोन से नहीं है। एमआई का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, जो हमारा टॉपिक चल रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट 17% ऑफ जीडीपी। मतलब 17% जीडीपी
मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उससे हमारे इंडिया का राइज करता है, आता है। अब समझ लो कितना ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। 17%, 17% जीडीपी सिर्फ और सिर्फ हमको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ही मिलता है। क्या? दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हमारे इंडिया में अच्छी है। भाई कोई भी इंडस्ट्री बनती है तो किस बेस पे बन रही है कि उसका रॉ मटेरियल हमारे यहाँ अवेलेबल है ना, तो उसकी इंडस्ट्री बनेगी। लेबर कैपिटल मतलब जो मजदूर काम हमारे यहाँ पे करते हैं उसमें हमको जो लेबर्स वगैरह हैं वो अच्छे क्वांटिटी में मिल जाएंगे। इंडस्ट्री जो कोई ओपन करता है, बनाता है, इनकम अच्छी होगी। इन्फ्लुएंसेस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री बनती भी उसी जगह पे है, जैसे जहाँ पे कॉटन अच्छे एग्रीकल्चर होता है तो उस जगह पे इंडस्ट्री बनेगी जहाँ उसको रॉ मटेरियल लेने में बहुत दूर ना जाना पड़े, पास में हो। समझ रहे हो ना? अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। फर्स्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में कोई बड़ी इंडस्ट्री खोल रहे हो आप, आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गई। स्मॉल स्केल में छोटी सी कोई इंडस्ट्री खोल ली जिससे धीमे धीमे आप आगे बढ़ रहे हो। ऑनरशिप, पब्लिक, प्राइवेट, कॉरपोरेटिव। अब देखो पब्लिक क्या होता है? पब्लिक जो बिल्कुल पूरी तरीके से सरकारी कंपनीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको नीचे लिखा भी है, कहाँ लिखा? ये लिखा, वेल, सेल। ये जो पब्लिक मतलब सरकारी कंपनी होते हैं तो पब्लिक के लिए तो होंगे ना, लोग ही तो काम करेंगे वहाँ पे। प्राइवेट, प्राइवेट मतलब कॉरपोरेटिव सेक्टर, सॉरी कॉरपोरेटिव अलग है। प्राइवेट मतलब क्या हो गया? रिलायंस हो गया, बजाज हो गया, टिस्को हो गया, ये सब मैंने आपका लिखा है, आप देख सकते हो प्राइवेट। ओके। और कॉरपोरेटिव, कॉरपोरेटिव सेक्टर्स जैसे अमूल डेयरी हो गई, और ये आपका एग्जाम्पल, ये आपका होमवर्क है जो आप लोग फाइंड करोगे, कॉरपोरेटिव सेक्टर क्या क्या होते हैं, समझे ना? और जब होमवर्क इसको पूरा कर लो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसमें आपको रिमार्क दूंगा। ओके, ये आपको समझ आया ना? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑनरशिप एंड कॉरपोरेटिव। अब रॉ मटेरियल की हम बात करेंगे, लाइट और हैवी। लाइट कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, हैवी आयरन और स्टील हो गया। ये दोनों रॉ मटेरियल ही तो है, खुदाई करने की तो आयरन निकल रहा है, कहाँ से निकलेगा? जमीन के अंदर ही तो है मिनरल, कहाँ मिलेगा आपको? वही तो मिलेगा ना, उससे ही तो फिर आयरन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सरिये वगैरह है, बिल्डिंग्स के जो मटेरियल्स होते हैं, बेंचेस बनती हैं, कुर्सियाँ बनती हैं, लोहे का जो जिन प्रोडक्ट्स में आपका मतलब जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं डेवलप कर रहे हैं, सब में आयरन स्टील का बहुत यूज है आपका। अब मेन नोट क्या? की इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री। देखो की इंडस्ट्री हमारी क्या होती है? की इंडस्ट्री हमारी इस तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं जो दूसरे इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन की हम बात करते हैं, तो अब कॉटन है हमारा, ठीक है ना? तो अब जो कॉटन है उससे कपड़े बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी मशीन भी तो इन्वेंट करनी पड़ेगी पहले। लेकिन कंज्यूमर इंडस्ट्री में क्या है? शुगर सीधे बनी, मार्केट में सप्लाई हो गई, सॉल्ट बना, सप्लाई हो गया। समझ आया नहीं आया? अब इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के सोर्सेज पर जो बेस्ड हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब जो पूरी तरीके से इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, जैसे कि एग्जांपल कॉटन, जूट, सिल्क, शुगर केन, ये सभी आपके एग्जांपल्स हो गए, ईटीसी और भी एग्जांपल्स होते हैं इसके। ओके, दूसरी हम बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है ना? ये तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है? पहला इसमें पॉइंट है कॉटन टेक्सटाइल। पुराने ज़माने में जो हमारा प्राचीन भारत था, मैंने लिखा है इसमें एंशिएंट इंडिया जो हमारा था, वहाँ पे हैंड स्पिनिंग, हाथ से बनते थे कपड़े, हैंडलूम वेविंग टेक्निक्स यूज हम लोग करते थे, बोला हाथ से बुनना, कढ़ाई करना, मार्केट में सप्लाई करना। 1854 से इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई थी और 18th सेंचुरी आते आते पावर लूम आ गया। फेमस स्टेट जो बड़े बड़े इंडस्ट्री जहाँ सेटअप होनी स्टार्ट हो गई थी, महाराष्ट्र, गुजरात, जो लेट काम हो रहा था, धीमे धीमे काम हो रहा था, हाथों से करने में टाइम लग जा रहा था, अब वो इंडस्ट्री से बहुत ही जल्दी हो रहा था। और इंडिया जो कॉटन है उसको एक्सपोर्ट भी करता है। ओके,
चैलेंजेस क्या हैं? कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री हो, उन सभी में जो चैलेंजेस होते हैं लगभग एक ही हैं, और इसलिए आप लोग इन चैलेंजेस को लर्न कर सकते हो और लगभग एक ही तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं हर जगह। इर्रेगुलर पावर सप्लाई अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, स्टेप कंपटीशन लेवल में अब हमारे इंडिया में हो चुका है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कॉटन टेक्सटाइल में। ओल्ड मशीनरी, मशीन्स पुरानी हो चुकी हैं, हालांकि अब धीमे धीमे कई सारी जगह पे न्यू मशीन्स आनी स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन अभी इतनी नहीं आई हैं। लो लेबर आउटपुट, लेबर अच्छे नहीं मिल रहे, लो लेबर आउटपुट है काफ़ी ज़्यादा, और इस इंडस्ट्री की वजह से कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे बूस्ट आ गया, उनको बेनिफिट मिल गया। भाई कपड़े बने, कॉटन के कपड़े बने, कुछ बना तो पैकेजिंग, मतलब कपड़े पैक भी तो होंगे, तो पैकेजिंग इंडस्ट्री में बूस्ट आ गया। अब कॉटन का जो यार्ड, मतलब जो धागा होता है वो तो बिल्कुल वाइट होता है ना, उसको कलर कैसे करना, तो डाई इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, इन दोनों में आ गया बूस्ट। पैकेजिंग इंडस्ट्री में मतलब इन सभी में बूस्ट आ गया, ये इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई। ओके, अब हम बात करेंगे जूट इंडस्ट्री की। तो जूट इंडस्ट्री क्या होती है? लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इंडिया हमारा जो है वो लार्ज प्रोड्यूसर है जूट का। वेस्ट बंगाल, जो हमारा स्टेट है वेस्ट बंगाल, ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जो रिवर हुगली है, मतलब जो गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर निकले हैं, वहाँ से जो डेल्टा बनता है, तो वहाँ जो पानी है काफ़ी अच्छे अमाउंट में वाटर, और जूट सबसे ज़्यादा पानी वाले एरिया में हो पाता है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर काफ़ी अच्छा है, नेटवर्क यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, गुड है, चीप लेबर, लोकल लेबर मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, और हम लोग जूट को दूसरे कंट्रीज़ में, विदेशों में सप्लाई भी करते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए, जापान, रसिया, और 1859 से ये इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ चालू हो गई थी। अब इसके अलावा हम कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। शुगर केन इंडस्ट्री, इंडिया हमारा दूसरे नंबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। उसके बाद हमारी मिनरल इंडस्ट्री जाएंगी। तब तक के लिए आप इसको पूरी तरीके से अच्छे से देख सकते हो एक बार, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे उसमें। और मैं आई होप, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, और अच्छे से पढ़ाई करिए।